Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to cover money and banking further topics. So let's begin the class. First is we were going to cover Keynes लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी 1936 की. ठीक है, तो कीन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है 1936 की, वो क्या कहती है, इसका कोर आइडिया क्या है. कीन्स के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो पैसा किस लिए रखते हैं, जो पैसे की डिमांड है वो किस लिए करते हैं, तो तीन मोटिव्स के लिए. पहला क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए. दूसरा जो है प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए. एंड तीसरा जो है स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए. ठीक है, तो कीन्स के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो पैसा या मनी के जो डिमांड है वो करते हैं तीन मोटिव के लिए. एक तो ट्रांजैक्शन जो कि इनकम डिपेंडेंट होता है, प्रिकॉशनरी भी इनकम डिपेंडेंट होता है, एंड स्पेकुलेटिव जो होता है वो किसके होता है, इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो कीन्स की जो टोटल मनी डिमांड है हम उसको शो करते हैं L1Y प्लस L2R. L1Y जो है वो क्या इंक्लूड करता है, L1 जो है ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव को इंक्लूड करता है, और L2 जो है हमारा स्पेकुलेटिव को दर्शाता है. ठीक है, चलो समझते हैं क्या है कीन्स की. कीन्स जो है एडेड द स्पेकुलेटिव मोटिव टू मनी डिमांड. कीन्स ने क्या किया कि स्पेकुलेटिव मोटिव जो है मनी डिमांड का वो ऐड किया. जैसे कि फिशर और कैम्ब्रिज जो है, फिशर ने ट्रांजैक्शन दिया, कैम्ब्रिज स्कूल ने आके प्रिकॉशनरी ऐड किया, और तो कीन्स ने आके हमारे स्पेकुलेटिव मोटिव को ऐड किया. ठीक है, तो चलो समझते हैं क्या है ये. तो ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या है, जिसे हम L1 से दर्शा रहे हैं कि डेली एक्सपेंसेस के लिए पैसा रखना, जैसे कि खाना, रेंट, ट्रेवल. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इनकम पे. ठीक है, डिपेंड अपॉन इनकम, और इनकम अगर ज्यादा होगी तो ट्रांजैक्शन आप ज्यादा करोगे और मनी डिमांड जो है आप ज्यादा करोगे. ठीक है, दूसरा है प्रिकॉशनरी. प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या होता है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए आप क्या करते हो, पैसा रखते हो. ठीक है, जैसे इमरजेंसी, इलनेस या कुछ ऐसी चीजों के लिए आप जो है फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए पैसा रखना चाहते हो. दूसरा, ये भी इनकम पर डिपेंड करता है. ठीक है, प्रिकॉशनरी मोटिव भी इनकम पर डिपेंड करता है. तीसरा हम समझते हैं स्पेकुलेटिव. स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या होता है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्या होता है कि लोग जो पैसा रखते हैं इंटरेस्ट रेट के एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर रखते हैं. डिपेंड इनका किस पे करता है, इंटरेस्ट रेट पे. और इसीलिए ये जो है स्पेकुलेटिव मोटिव इनवर्स रिलेशनशिप होता है किससे, आर से. इंटरेस्ट रेट से स्पेकुलेटिव मोटिव का क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, चलो इसे समझते हैं कि कैसे, इसका लॉजिक समझो. जब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हाई होता है. व्हेन इंटरेस्ट रेट आर हाई, बॉन्ड प्राइसेस आर लो एंड एक्सपेक्टेड टू राइज. ठीक है, मतलब कि जब इंटरेस्ट रेट हाई हो तो बॉन्ड प्राइस क्या होता है, लो होता है. क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्यूचर में जो बॉन्ड प्राइस बढ़ने की क्या होती है, एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, कि लोग क्या सोचते हैं कि जो फ्यूचर में जो है वो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी. इस वजह से जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है, बॉन्ड प्राइस अगर लो होता है, तो लोग जो है सोचते हैं कि एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो फ्यूचर में इस बॉन्ड प्राइस जो है और बढ़ेगा. इसलिए लोग क्या करते हैं, जब लो प्राइस होता है बॉन्ड का तभी खरीद के रख लेते हैं. ठीक है, जिससे मनी नहीं होल्ड करके बॉन्ड को खरीद के, मनी दे के बॉन्ड खरीद लेते हैं, और मनी की डिमांड कम करते हैं बल्कि बॉन्ड की डिमांड ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई मिलेगा हमें फ्यूचर में इस बॉन्ड पे. ठीक है, अच्छा दूसरा केस क्या होगा कि जब इंटरेस्ट रेट लो होगा, तो लो के केस में क्या होगा कि बॉन्ड प्राइस जो है मान लो हाई है. ठीक है, बॉन्ड प्राइस जो है हाई होता है एंड एक्सपेक्टेड टू फॉल. देखो, अगर इंटरेस्ट रेट हाई कहे तो समझ लेना कि बॉन्ड प्राइस जो है लो है. अगर इंटरेस्ट रेट लो कहे, बस इनवर्स रिलेशनशिप देखना इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में. अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो बॉन्ड प्राइस लो होगा, अगर लो होगा तो लोग खरीद लेंगे, क्योंकि बाद में एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि इंटरेस्ट रेट हाई जाएगा. वही इंटरेस्ट रेट अगर लो है और बॉन्ड प्राइस क्या है, हाई है. इंटरेस्ट रेट लो है और बॉन्ड प्राइस हाई है, तो एक्सपेक्टेड क्या होगा, फॉल होगा. ठीक है, अच्छा क्या करते हैं कि फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस गिरने की एक्सपेक्टेशन होती है, तो लोग जो है मनी को क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट जब लो होता है इस केस में. ठीक है, तो वो लॉस अवॉइड करने के लिए, मतलब लॉस को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं कि मनी को अभी होल्ड करते हैं, बॉन्ड प्राइस पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, बॉन्ड पे इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन होता है कि फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस जो है वो गिरने की एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, और मनी डिमांड यहाँ पे क्या होती है, इस केस में हाई होती है. ठीक है, तो दो केस है समझना, इंटरेस्ट रेट
हाई का और दूसरा केस है इंटरेस्ट रेट लो का। तो जब इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है तो बॉन्ड प्राइस हमारी क्या हो रही है, लो हो रही है। जब इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, लो हो रहा है, बॉन्ड प्राइस हमारी हाई हो रही है। ठीक है, बस यही केस है इसमें जो इनवर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट में। एंड मनी डिमांड यहाँ क्या होगी, यहाँ मनी डिमांड कम होगी। क्यों, क्योंकि हम बॉन्ड खरीदेंगे, बॉन्ड प्राइस लो है तो बॉन्ड प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मनी डिमांड जो है ज्यादा होगी करंट में। क्यों, क्योंकि इतने पे हम खरीदना पसंद ही नहीं करेंगे, इतना महंगा बॉन्ड प्राइस। ठीक, और उस पे हमको एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि रिटर्न हाई मिलेगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे हम। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो कीन्स के अकॉर्डिंग मनी डिमांड जो है इक्वल किसके है, मनी सप्लाई के। ठीक है, मनी डिमांड किसके इक्वल है, मनी सप्लाई के। और इसी इक्विलिब्रियम से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसी इक्विलिब्रियम से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट समझे तो वो है लिक्विडिटी ट्रैप का। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप को समझते हैं क्या है। तो लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो जाता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में रेट जो है वो बढ़ेगा। सब लोग सिर्फ मनी होल्ड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड्स कोई नहीं खरीदता। ठीक, लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है कि लो इंटरेस्ट रेट पे सब लोग जो है क्या करते हैं, फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट बढ़ेगा, लोग सिर्फ मनी होल्ड करते हैं, बॉन्ड्स को नहीं खरीदते हैं। इसके रिजल्टेंट क्या होता है, L2 जो है स्पेकुलेटिव, जो ये L2 है वो क्या हो जाता है, बिकम्स इनफाइनाइटली इलास्टिक। ठीक है, L2 जो है इनफाइनाइटली इलास्टिक हो जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट, मतलब फेल हो जाती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे फेल हो जाती है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, समझ आया कि जो लिक्विडिटी ट्रैप है ये है कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो है रेट बढ़ेगा, तो सब लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, मनी को होल्ड करते हैं फिलहाल कि जब बढ़ेगा तब खरीदेंगे, और बॉन्ड्स को नहीं खरीदते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि L2 जो है बिकम्स इनफाइनाइटली इलास्टिक, मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ फेल हो जाती है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। और अगर हम क्विक रिवीजन ओवरऑल करें तो हमने क्या देखा कि कीन्स ने मनी डिमांड को इंटरेस्ट सेंसिटिव बताया है। ठीक है, क्या बनाया है, मनी डिमांड को इंटरेस्ट सेंसिटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव को इंट्रोड्यूस किया है। एलम कर्व जो है इसमें क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। क्या ये एलम कर्व जो है स्लोप्स अपवर्ड, क्यों, देखो जो हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट पे मनी डिमांड हमारी डिपेंड कर रही है, तो वो क्या कर रहा है, वो चीज क्या कर रही है कि क्रिएट कर रही है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड स्पेकुलेटिव मनी डिमांड। ठीक है, स्पेकुलेटिव मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप बना रहा है। ठीक है, और इसके इम्प्लीकेशंस में क्या होता है कि मनी डिमांड जो है क्या हो जाती है, इंटरेस्ट सेंसिटिव हो जाती है। इंटरेस्ट सेंसिटिव के कारण ही जो एलएम कर्व होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अच्छा, लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाती है। ठीक, कीन्स थ्योरी जो है वाज रिवोल्यूशनरी बिकॉज इट मेड मनी डिमांड ए फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, लिंकिंग मॉनेटरी एंड रियल सेक्टर थ्रू द इंटरेस्ट रेट। ठीक, क्यों इनकी रिवोल्यूशनरी है, क्योंकि जो है लिंक कर रही है डिमांड फंक्शन को इंटरेस्ट रेट से एंड मॉनेटरी को एंड रियल सेक्टर को इंटरेस्ट रेट से। ठीक, चलो अब देखते हैं फ्रीडमैन की मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी जो कि 1956 में आई है। इसका क्या कोर आइडिया है फ्रीडमैन की क्वांटिटी थ्योरी का। देखो फ्रीडमैन की क्वांटिटी थ्योरी जो है इसको देखने से पहले हम देखते हैं पोस्ट किंशियन एंड बफर स्टॉक अप्रोच। ठीक है, पोस्ट किंशियन फ्रीडमैन की हम थोड़ी लास्ट में देख लेंगे क्योंकि ये ज्यादा जो जो इंपॉर्टेंट है पहले कवर करा देती हूँ मैं। पोस्ट किंशियन एंड बफर स्टॉक अप्रोच क्या है, तो इसका कोर आइडिया ये है कि पोस्ट किंशियन कहते हैं कि मनी सप्लाई जो है क्या है, इंडोजिनस है, होती है। मनी सप्लाई क्या है, पोस्ट किंशियन कहते हैं इंडोजिनस होती है। क्यों, क्योंकि मनी बैंक्स डिमांड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, मनी क्या होता है, बैंक्स मनी, मतलब इसका ये है कि मनी जो है बैंक्स डिमांड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पोस्ट किंशियन इसीलिए बात करते हैं कि मनी सप्लाई जो है क्या है, इंडोजीनियस है, क्रिएटेड बाय बैंक इन रिस्पॉन्स टू डिमांड। ठीक है, मनी बैंक्स डिमांड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब दूसरा है बफर स्टॉक अप्रोच के बारे में। तो बफर स्टॉक अप्रोच क्या है कि लोग और फर्म जो है मनी को बफर, मतलब एक तरह से सेफ्टी कुशन की तरह होल्ड करते हैं। ठीक है, तो फर्म होल्ड मनी एज ए बफर टू ऑब्जर्व अनएक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन, कोई भी अनएक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन के लिए जो है बफर स्टॉक की तरह जो है मनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
अच्छा, पोस्ट किंशन थ्योरी जो है कैल्डर और मूरे द्वारा दी गई है, ठीक है। तो इसका इनका मेन आर्गुमेंट क्या था कि ये जो है पोस्ट किंशन थ्योरी जो है कैल्डर और मूरे की, इसका मेन आर्गुमेंट ये था कि मोनेट्रिस्ट के क्या है अपोजिट व्यू था इनका। मोनेट्रिस्ट के क्या है अपोजिट व्यू था। मोनेट्रिस्ट क्या कहते थे कि मनी सप्लाई जो है क्या है एक्सोजीनियस है, ठीक है। मनी सप्लाई क्या है एक्सोजीनियस, ठीक है। हम इसमें देखेंगे चलो यहीं से समझते हैं कि पोस्ट किंशन थ्योरी में जो है ये क्या है डिफरेंट है किससे, मोनेट्रिस्ट से। मोनेट्रिस्ट का क्या है अपोजिट व्यू था। क्यों? क्योंकि मोनेट्रिस्ट कहते थे कि मनी सप्लाई जो है किसके इक्वल है एक्सोजीनियस, मतलब सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट किंशन है वो क्या कहते हैं कि मनी सप्लाई किसके इक्वल है इंडोजीनियस के डिमांड से डिसाइड होती है मनी सप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब चलो प्रोसेस समझो। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जो है मनी डिमांड का वो ये है कि जब बोरोवर्स जो है लोन डिमांड करते हैं तो बैंक उन्हें क्या करता है लोन देते हैं। लोन देते ही डिपॉजिट क्रिएट हो जाते हैं और क्या हो जाता है लोन जो है क्रिएट करता है डिपॉजिट, ठीक है। तो क्या है हमने समझा कि जब बोरोवर लोन डिमांड करते हैं, बोरोवर्स जब लोन डिमांड करते हैं बैंक से तो बैंक उन्हें क्या देती है लोन देती है। और लोन देने के कारण क्या होता है कि लोन देते ही डिपॉजिट क्रिएट हो जाता है। तो लोन्स क्या करते हैं डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो पोस्ट किंशन थ्योरी कैल्डर और मूरे की चैलेंजेस द मोनेट्रिस्ट व्यू दैट मनी सप्लाई इज एक्सोजीनियस, ठीक है। हमने देख लिया कि मनी सप्लाई क्या है एक्सोजीनियस है, ऐसा कहते हैं कैल्डर और मूरे, ठीक है। मोनेट्रिस्ट व्यू को चैलेंज करते हैं और क्या कहते हैं बैंक सप्लाई मनी ऑन डिमांड, ठीक है। बैंक क्या करती है सप्लाई करती है मनी को ऑन डिमांड पे, ठीक है। और जब क्रेडिट वर्दी बोरोवर जो है लोन की डिमांड करता है तो बैंक क्या करती है उस लोन से डिपॉजिट क्रिएट करती है। कैसे होता है हमने प्रोसेस में समझा कि जब बोरोवर लोन का डिमांड करते हैं बैंक उन्हें लोन देती है, लोन देते ही डिपॉजिट क्या हो जाता है क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो लोन क्या कर रहा है अपने आप ही डिपॉजिट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल बैंक का रोल, ठीक है। सेंट्रल बैंक का रोल क्या है? सेंट्रल बैंक जो है डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं करता है। वो क्या कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट और बैंक्स को रिजर्व प्रोवाइड करता है जब जरूरत होती है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है रिजर्व टू मेंटेन एंड इंटरेस्ट रेट को क्या करता है कंट्रोल करता है, ठीक है। बैंक को जब रिजर्व प्रोवाइड और बैंक को जब रिजर्व प्रोवाइड कराता है जब जरूरत होती है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट रेट को क्या करता है कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। डायरेक्टली मनी सप्लाई को नहीं कर रहा है, दो वे से, एक इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके, दूसरा बैंक्स को रिजर्व प्रोवाइड करके, ठीक है। अच्छा, इसके कंक्लूडिंग में हम ये समझ सकते हैं कि मनी सप्लाई इज डिमांड डिटरमाइंड। मनी सप्लाई क्या है डिमांड डिटरमाइंड है, मींस इंडोजीनियस है, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है कंट्रोल करती है क्या इंटरेस्ट रेट, नॉट मनी सप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किस चीज का पोस्ट किंशन थ्योरी के बारे में। अब एक बार बफर स्टॉक अप्रोच देखते हैं, ठीक है। देख लिया हमने दिस फंडामेंटली अंडरमाइंस मॉनेटरिज्म, वी कैन नॉट कंट्रोल एम इंडिपेंडेंटली ऑफ डिमांड, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल इंटरेस्ट रेट नॉट मनी सप्लाई, दिस इज कंसिस्टेंट विथ मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग प्रैक्टिस, सेंट्रल बैंक सेट इंटरेस्ट रेट नॉट मनी सप्लाई टारगेट। बस वही बात है जो हमने समझा कि सेंट्रल बैंक जो है कंट्रोल करती है इंटरेस्ट रेट, कोई मनी सप्लाई को नहीं। मनी सप्लाई जो है इज डिमांड डिटरमाइंड, ठीक है। बफर स्टॉक अप्रोच को देखते हैं। बफर स्टॉक अप्रोच क्या है? बफर स्टॉक अप्रोच या बफर स्टॉक मनी डिमांड जो लाइडलर द्वारा है, ठीक है। ये क्या कहता है? इसका आइडिया ये है कि फर्म्स और हाउस होल्ड जो है मनी को एक बफर या एक्स्ट्रा बैलेंस की तरह रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन हो गया या शॉक्स को हैंडल करने के लिए जो है इस तरह की मनी डिमांड को जो है हम लोग किस लिए रखते हैं बफर स्टॉक की तरह। अच्छा, रियल लाइफ में अगर हम इसको देखें तो कभी कभी एक्सपेंसेस जो है सडनली बढ़ जाती हैं, कभी इनकम डिले हो जाती है, इसलिए लोग एक्स्ट्रा मनी को होल्ड करते हैं एज ए बफर, ठीक है। एक्चुअल मनी होल्डिंग जो है इक्वल नहीं होती है डिजायर मनी होल्डिंग के, ठीक है। एक्चुअल मनी होल्डिंग जो है वो क्या है डिफर होती है किससे डिजायर्ड मनी से, ठीक। तो क्यों? बिकॉज जो इकोनॉमी में शॉक आते रहते हैं, बफर स्टॉक उन शॉक को क्या करता है ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए एक्चुअल मनी जो है इक्वल नहीं होती है डिजायर्ड मनी
होल्डिंग से, ठीक है। अच्छा, इसकी इम्प्लीकेशन क्या क्या है कि इस अप्रोच से हम क्या समझा जाता है, या इस अप्रोच से क्या समझ आता है कि सिंपल मनी डिमांड फंक्शन जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होते हैं, फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में क्या है, फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, तो सिंपल मनी डिमांड फंक्शन क्या है, वो एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। अगर अच्छा क्विक रिवीजन करें पोस्ट किंशन एंड बफर स्टॉक अप्रोच की, तो पोस्ट किंशन जो है मनी सप्लाई इंडोजीनियस है कहता है, बैंक क्रिएट मनी थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है इंटरेस्ट रेट को। बफर स्टॉक के बारे में क्या समझा कि मनी हेल्ड एज ए शॉक ऑब्जर्वर, एक्चुअल जो है इक्वल नहीं होता है डिजायर्ड मनी होल्डिंग के, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉमर्शियल बैंकिंग, ब्लॉक 4। कॉमर्शियल बैंकिंग का थीम क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंकिंग बैंक्स फाइनेंशियल सिस्टम का एक कोर पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं कि कॉमर्शियल बैंक आर एट द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। कॉमर्शियल बैंक फाइनेंशियल सिस्टम का कोर पार्ट होते हैं। ये मनी क्रिएट करते हैं, क्रेडिट एलोकेट करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हैं, मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या करते हैं, क्रिएट मनी, एलोकेट क्रेडिट एंड ट्रांसफॉर्म मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग देयर बैलेंस शीट एंड रिस्क इज एसेंशियल, ठीक। चलो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। फंक्शन क्या है, कोर आइडिया क्या है, बैंक्स के दो मेन फंक्शन होते हैं, एक तो प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, मींस लोग अपना प्राइमरी फंक्शन में एक पहला आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। प्राइमरी फंक्शन में पहला क्या आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मींस कि लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है। इसके टाइप हैं, एक तो डिमांड डिपॉजिट और दूसरा क्या है, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट में मतलब क्या है, करेंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट प्लस विड्रॉल एनी टाइम, ये सारी चीज क्या आता है डिमांड डिपॉजिट में। टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी, मतलब फिक्स पीरियड के लिए, लॉक्ड फॉर पीरियड, हायर इंटरेस्ट मिलता है इस पे, ठीक। लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है, लेंडिंग दूसरा इसका है ना प्राइमरी फंक्शन में। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बाद दूसरा फंक्शन है लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स एंड एडवांसेस में बैंक जो है पैसा लेंड करती है, ठीक है। टाइप कौन कौन से हैं इसमें, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल्स और डिस्काउंटिंग, ये सारे इसके टाइप है, ठीक है। बैंक क्या करती है, क्रिएट करती है मनी बाय लेंडिंग, ठीक। सेकेंडरी फंक्शन में बात करते हैं, तो पहला जो है एजेंसी सर्विस। एजेंसी सर्विस में मींस बैंक आपके बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। चेक्स कलेक्ट करना, बिल पे करना, फंड ट्रांसफर करना, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ठीक है। ये सारे किस में आता है, एजेंसी सर्विस में, ठीक है। कलेक्ट चेक डिविडेंड पे बिल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। ये है सेकेंडरी फंक्शन, ठीक। ओके, यूटिलिटी सर्विसेज की बात करें, यूटिलिटी सर्विसेज मतलब एक्स्ट्रा सर्विस, ठीक है। यूटिलिटी सर्विसेज मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी सर्विस जो है सेकेंडरी टाइप फंक्शन का दूसरा है यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। बैंक क्या क्या देती है, लॉकर की प्रोवाइड करती है सुविधा, फॉरेन एक्सचेंज की, बैंक गारंटी करती है क्या, एलसी, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करती है, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बैंक जो है शॉर्ट टर्म बोरो करता है उसे कहते हैं डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करता है उसे कहते हैं होम लोन एक्सेट्रा, ठीक है। इससे लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट होता है, ठीक है। अगर सब लोग एक साथ मतलब पैसा निकाल लेंगे तो क्या होगा, बैंक जो है वो रन नहीं हो सकता है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज डायमंड डिवगी नोबल 2020 बैंक रन मॉडल। इसमें क्या है, सेल्फ फुलफिलिंग पैनिक कैन कॉज इवन सॉल्वेंट बैंक टू फेल। मतलब डायमंड डिवगी मॉडल जो है, डिवगी मॉडल जो है वो कहता है कि पैनिक से भी बैंक फेल हो सकता है, इवन अगर बैंक जो है एक्चुअली सॉल्वेंट हो, पर पैनिक की वजह से क्या होगा, फेल हो सकता है। कि अचानक लोगों को लगा कि हम सबको पैसा अपना बाहर निकाल लेना चाहिए, तो फिर क्या होगा, या अचानक ओवर मनी डिमांड से क्या होगा, हमारा जो है बैंक जो है सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। कोर आइडिया क्या है कि बैलेंस शीट जो है वो किसके इक्वल होगी, एसेट वर्सेस लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट वर्सेस लाइबिलिटी जो है बैलेंस शीट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, डिपॉजिट, बोरोइंग, कैपिटल, कैपिटल एडिक्वेसी, ठीक है। क्या क्या होगा, डिपॉजिट, डिपॉजिट में क्या क्या आता है,
कासा, कासा मीन्स करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो डिपॉजिट की साइड क्या क्या आ रहा है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में मतलब क्या, देखो डिपॉजिट के साइड क्या क्या आ रहा है, एक तो डिमांड डिपॉजिट आ रहा है एंड दूसरा जो है टाइम डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या है, कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट में क्या है, फिक्स डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया डिपॉजिट्स। डिपॉजिट में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या जिसे कासा कह लो, या फिर उसके बाद फिक्स डिपॉजिट प्लस एफडी कह लो, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, डिपॉजिट के दो आ गए। ये आ रहा है लाइबिलिटी में। दूसरा लाइबिलिटी में आ रहा है बोरोइंग्स, ठीक है। बोरोइंग्स क्या होता है, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, मनी मार्केट, ये सारे बोरोइंग्स किस में आते हैं, बोरोइंग्स में, ठीक है। बोरोइंग आरबीआई से मतलब रेपो रेट पे, एमएसएफ पे, ठीक है। कॉल मनी मार्केट से या अदर बैंक से आप जब खरीदते हो तो क्या है, बोरोइंग, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं, अच्छा ये छोड़ो, कैपिटल और क्या लाइबिलिटी साइड क्रिएट होती है, डिपॉजिट से हो गया, बोरोइंग से हो गया, ठीक है। बैंक की मतलब लाइबिलिटी साइड बैंक की ऑब्लिगेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट साइड हो गया, बोरोइंग साइड हो गया और कैपिटल साइड हो गया। कैपिटल साइड में क्या आता है, इक्विटी प्लस रिजर्व, ठीक है। कैपिटल मतलब लॉस ऑब्जर्व करने का बफर, ठीक है, लॉस ऑब्जर्व करने का बफर। तो कैपिटल क्या होता है, इक्वल टू इक्विटी प्लस रिजर्व्स, ठीक है। ओके, अब देखते हैं एसेट साइड, मतलब बैंक का एसेट साइड में क्या आएगा। अभी हमने देखा डिपॉजिट साइड, सॉरी लाइबिलिटी साइड, अब हम देखेंगे एसेट साइड। एसेट साइड में क्या आएगा, बैंक का यूज ऑफ फंड, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, कैश, ठीक है, ये सब आता है। तो लोन्स एंड एडवांसेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसएलआर जिसे कहते हैं। फिर कैश बैलेंस विद आरबीआई एंड फिर फिक्स एसेट, ठीक है। ये सारी चीजें जो क्या है आती हैं किसमें, हमारा आपका एसेट साइड में, ठीक है। अब देखते हैं किसके बारे में, अब हम देखते हैं कासा रेशियो के बारे में, ठीक है। की रेशियो फ्रॉम बैलेंस शीट। कासा रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट प्लस सेविंग डिपॉजिट अपॉन में टोटल डिपॉजिट। करंट में सेविंग डिपॉजिट करके फिर टोटल डिपॉजिट से डिवाइड कर देना, कासा निकल जाएगा, ठीक है। कासा क्या है, कासा जो है आपका करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट है, ठीक है। हायर कासा मींस चीपर डिपॉजिट है, ठीक है। बेटर नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस पे है, ठीक, याद रखना। हायर कासा मींस चीपर डिपॉजिट है, बेटर नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, सीडी रेशियो क्या है, टोटल क्रेडिट में से टोटल डिपॉजिट को निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, सीडी रेशियो आ जाएगा। सीडी रेशियो जो अप्रोक्सीमेटली 78% है 2024 तक। हाउ मच ऑफ डिपॉजिट आर लेंट आउट, ठीक है, कितना डिपॉजिट आप लेंट आउट करते हो, ठीक है। दूसरा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनआईएम, नेट इंटरेस्ट इनकम अपॉन में एवरेज अर्निंग एसेट, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कोर बैंकिंग एक्टिविटी, इस एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है फॉर्मूला कि नेट इंटरेस्ट इनकम में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करके अपॉन में एसेट के कर दो तो भी आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, अपॉन में एसेट, ठीक है, एसेट्स कर दोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। एनपीए, एनपीए क्या है कि लोन जो है एनपीए तब बन जाता है जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो है 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो जाते हैं, ठीक है। लोन जो है वो कब एनपीए बन जाता है, जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो है 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स करें तो अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ एनपीए की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है डिक्रीज होती है एनपीए के इफेक्ट के कारण, कैपिटल डिक्रीज होता है, लेंडिंग कैपेसिटी बैंक की डिक्रीज होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन करें एसेट्स की तो एक आता है स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है, जो कि नो प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड एसेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डिफॉल्ट, ठीक है, करंटली क्या होती है, परफॉर्म करती है, ठीक है। हम एसेट की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बैंक की एसेट्स की। एक स्टैंडर्ड एसेट्स है मतलब करंटली परफॉर्म कर रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं है। एक सब स्टैंडर्ड एसेट्स आता है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में क्या होता है, एनपीए जो है लेस देन 12 मंथ, अभी 12 मंथ नहीं बीता हुआ है, उससे पहले का जो एनपीए है, ठीक है। डाउटफुल एसेट्स मतलब जो एनपीए 12 मंथ से ज्यादा हो गया, ठीक है, अब पे नहीं किया गया। कोलेट्रॉल में नॉट फुली कवर एक्सपोजर, ठीक है। लॉस एसेट, लॉस एसेट्स का मतलब कि रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। आइडेंटिफाई एज ए लॉस बट नॉट रिटर्न ऑफ, ठीक है, लिटिल रिकवरी जो है एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। तो पीक एनपीए कब था, पीक एनपीए जो है 11.5% 2018 में था, ठीक है।
ओके एंड अब अप्रॉक्स कितना है 2024 में, तो बताया जा रहा है 3.9% है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट किस लिए आया है, आईबीसी वगैरह के रिफॉर्म के कारण, ठीक है, इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म जो आया है, ठीक है, उसके कारण। तो हमने क्या समझा कि एनपीए इज ए लोन वेयर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। जब मोर देन 90 डेज से जब एनपीए जो है रह जाता है, ओवर ड्यू होता है, तो उसे कहते हैं, मतलब लोन एनपीए तब बनता है जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल 90 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू होते हैं, ठीक है। यही बात कह रहा है ये। इंडिया की एनपीए सिचुएशन हमने देख ली, ठीक। अब क्विक रिवीजन अगर करें तो बैंक जो है डिपॉजिट प्लस लैंडिंग, ठीक है। मनी क्रिएशन जो है लैंडिंग के थ्रू होती है। मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लिक्विडिटी रिस्क। बैलेंस शीट जो है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी में शो करेंगे। रेशियोज मतलब कासा, सीडी, एनआईएम। एनपीए मतलब 90 डे में डिफॉल्ट, ठीक। चलो अब थैंक यू। अब नेक्स्ट हम करेंगे, चलो लास्ट भी देख लेते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, इसका कोर आइडिया ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को मैंडेट करता है कि अपने टोटल लोन्स का एक मिनिमम परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही पड़ेगा, ठीक है। पर्पस क्या है कि क्रेडिट उन सेक्टर तक पहुंचाना है जो नॉर्मली इग्नोर हो जाते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ को ये फोकस करता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। और मिनिमम टारगेट क्या है, मिनिमम टारगेट जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कौन कौन सी है, एक तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का टारगेट उन्होंने रखा है 18%, ठीक है। 18% टारगेट है। इसमें से 10% जो है कौन कौन लेगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन से हैं लैंडिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर है जिसका टारगेट 18% लोन देना है, जिसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना है। फिर दूसरा है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। इनको क्या करना है, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना है, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू। देन आते हैं अपना एजुकेशन लोन्स जो स्टूडेंट्स के लिए होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट भी देना है। हाउसिंग मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग लोन देना। रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स सोलर और विंड से रिलेटेड है, एक्सेट्रा, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल एंड हॉस्पिटल से। वीकर सेक्शन जो है टारगेट कितना है, 12% टारगेट है। इंक्लूड इसमें कौन करता है, कौन कौन से होते हैं, एससी, एसटी, वुमेन, स्मॉल फार्मर, पुअर सेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये सारे क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। अगर बैंक टारगेट अचीव ना करे तो उन्हें पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है आरडीएफ में, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, ठीक है। बैंक अगर जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो है या बैंक जो है टारगेट अचीव नहीं करे तो उन्हें पैसा क्या होता है, डिपॉजिट कराना पड़ता है आरडीएफ में। आरडीएफ क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है एट नाबार्ड, ठीक। ये फंड जो है मैनेज करता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड जो है इस फंड को मैनेज करता है। क्या फंड का नाम है, आरईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। और जो है नाबार्ड मैनेज करता है एट बिलो मार्केट रेट्स, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं एक तरह से जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है नाबार्ड द्वारा वर्क करता है। और क्या इसमें है कि इससे रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंड होते हैं। इसे ये एक पेनाल्टी टाइप मैकेनिज्म है, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट की बात करें, पीएसएलसीएस, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट एक मार्केट मैकेनिज्म है। अगर बैंक टारगेट एक्सीड करता है तो पीएसएलसी क्या हो सकता है, बेच सकता है। अगर बैंक जो है शॉर्टफॉल में है तो पीएसएलसी क्या है, खरीद सकता है, ठीक है। स्मार्ट एडजस्टमेंट सिस्टम है एक तरह से, ठीक है। ओके, फॉरेन बैंक का स्पेशल रूल क्या है कि जिनके 20 से कम ब्रांचेज हैं उन्हें क्या है, उनका भी जो है टोटल टारगेट 40% ही है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, ठीक है। बट सब टारगेट्स क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर क्विक रिवीजन करें तो प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग है वो आरबीआई का मैंडेटरी लैंडिंग रूल है। टारगेट क्या है, 14% ऑफ एएनबीसी, ठीक है। की सेक्टर कौन कौन सा है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग। विकर सेक्शन कौन सी है, जो 12% है, ठीक है। शॉर्टफॉल क्या है, आरडीएफ मतलब नाबार्ड का, ठीक है। आरडीएफ फंड, ठीक है, आरडीएफ फंड कह रही हूँ, सॉरी, आरडीएफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, वही है। उसके बाद पीएसएलसी जो है बाय एंड सेल मैकेनिज्म के थ्रू बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक 5 पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।